हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का त्याग पत्र का पार्ट 3 होगा। जल्दी आऊँगी, मेरी कसम खाओ। अपने प्रमोद की कसम खाती हूँ। पास ही माँ खड़ी थी, उनका मुंह सूखा था। उनको देखकर जी हो आया कि मैं क्यों मैं उनके गले नहीं लग जाऊँ और कहूँ माँ माँ, उनकी ठोड़ी हाथ में लेकर कहूँ मेरी माँ मेरी माँ। इतने में बुआ ने मेरे हाथ में एक रेशम का रुमाल थमाया और झपट में वहाँ से चली गई। मैं संभल भी नहीं पाया था कि द्वार के आगे से मास्टर जी मोटर जा चुकी थी। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित घर में नहीं लगा। माँ मुझको समझाती थी। कभी ऐसा भी होता था, मैं माँ को समझाता था, पर ब्याह के धूमधाम के बाद घर में एक का सुनापन भी बहुत मालूम होता था। चौथे रोज बुआ आ गई। ब्याह के वक्त मैंने अपने फूफा को देखा था। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उम्र ज़्यादा मालूम होती थी। 1.5 में खासे थे। मुझे यह पीछे मालूम हुआ कि उनका यह दूसरा विवाह था। हमारी बुआ फूल सी थी। जब वह ससुराल से आई, मेरे लिए कई तरह की चीज़ें लाई थी। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद देखेगा मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पर मैं उन वस्तुओं को देखने को उतना उत्सुक नहीं था। मैं चाहता था कि बुआ मुझसे बातें करें, जैसे पहले सुख दुख की बातें करती थी। वैसे अभी बताएं कि जैसे जिस ससुराल से वो आई है, वहाँ उनका क्या हाल रहा। चेहरे का रंग उतरा सा क्यों है, अनमना सा क्यों आजकल उनकी तबीयत में रहता है। बुआ मैं वही प्रमोद हूँ। देखो मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तुम कहकर देखो तो मैं तुम्हारा सब दुख समझ लूँगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ, जो तुम्हें दुख देता उसकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ। मुझे चीज वीज नहीं देखनी। बुआ मेरी इस प्रमोद को अपने मन का कुछ हाल नहीं समझाओगी। बिना बोले मैं उन्हें यह सब कह देना चाहता था। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, क्यों रे, अपनी चीज़ें तू नहीं देखेगा, चुप क्यों है। मैंने उनकी तरफ देखकर धीमे से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गई। बोली, यह तू बोल कैसे रहा है, क्या हुआ वो है तुझे। मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है। मैंने कहा, तुम मुझे पहले जैसा अब नहीं मानती हो। बुआ को शायद यह बात छू गई। बोली, कैसा बोलता है रे, पहले जैसा नहीं मानती हूँ तो भला कैसा मानती हूँ, पराया मानती हो। यह सुनकर स्तब्ध भाव से वह मुझे देखती रह गई। खींच खींच कर अपनी गोद में मुझे लिटाकर बोली, प्रमोद सच्ची सच्ची कहूँ तो मैं ही पराई हो गई हूँ। तुम सबके लिए मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है, पर मुझे जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं है। तू एक काम करेगा। मैं बड़ी उत्सुकता से ऊपर अपने मुंह की ओर देखता रहा, उनके मुंह की ओर देखता रहा। कहना चाहता था कि तुम्हारा काम नहीं करूँगा तो प्रमोद बनकर मैंने यह जन्म पाया क्यों है। करेगा। दोबारा यह प्रश्न सुनकर मैं तत्परता से उनकी गोद से उठ बैठा। कहा, अभी करूँगा बुआ, कहो। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर लज्जित भाव से मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने तब उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बताओ बुआ, मैं जरूर करूँगा। शीला के घर जाएगा। जाऊँगा, जाकर क्या करेगा। मैं असमंजस में उनकी ओर देखता रह गया। वह बोली, नहीं नहीं, मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं। उसके बाद मानो हठपूर्वक अपनी लाई हुई चीज़ें मुझे दिखाने लगी, और चीज़ों में एक छोटी बंदूक भी थी। वह मुझे बहुत पसंद आई। बुआ ने मुझे पूछा, बंदूक तुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा, बंदूक से कौवों को मारा करूँगा। कौवे मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया। इसी से खिलौना लाई हूँ। मरना क्या होता है। क्यों रे, तू जानता है। जानता हूँ, भला क्या होता है। मरकर आदमी मर जाता है। बुआ हंस आई, फिर चुप हो रही। फिर बोली, मैं मर जाऊँ तो तू क्या करे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत की मजाक करे, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वह मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता। मैं बड़े मज़े में मर सकता हूँ। बुआ को यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं किस आसानी से मर सकता हूँ। उनको पता भी नहीं है, पर सच्ची बात यह है कि उनके बाद मैं जी ही नहीं सकता, जीऊँगा ही नहीं। लेकिन मैं हूँ, तब तक देख लूँगा कि बुआ को मारने वाला कौन है। अगले रोज एक कागज़ लेकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया। मैं शीला को जानता था, उसके कोई बड़े भाई हैं। यह यह मैं नहीं जानता था। कागज उन्हीं के हाथ में देने को कहा गया था। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब वह कागज उन्हें दिया तब उसे लेकर वह मेरी उपस्थिति को इतना भूल गए कि मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत प्रेम किया, चूमा, गोद में लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह की खाने की चीज़ें दी। शीला भी मुझको अच्छी लगी। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं यहाँ रोज आया करूँ। शीला के भाई भी एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी। फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है।
प्रमोद, बड़े बहादुर हो तुम, यह कहकर धरती से उठाकर मुझे चूम लिया। फिर कहा, यह कागज अपनी बुआ को ही देना है ना। कागज मुझे अपनी माँ को देने को कहा जाता तो भी मैं पहले बुआ को ही देता। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरे कोट की दोनों जेबों में ठूस दिए। कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th क्लास? खूब। प्रमोद जाकर कहना, मैं अभी 1 महीना यही हूँ, समझे। मैं खूब समझ गया था। क्या समझे? मैं 1 महीना यही हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम नहीं भाई, मैं जो खत दिया था वह लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज मोड़कर दिया था। पर शीला के भाई मुझको इतने अच्छे लगे कि मैं उनकी लिखावट की सुंदरता देखना चाहता था। मैंने उसे खोलकर देखा। उसके अक्षर मुझे बहुत ही सुंदर मालूम हुए। मैंने सोचा कि मैं भी कभी ऐसी सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा या नहीं। खत के ऊपर का माय डियर तो मुझको इतना अच्छा लिखा मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक अपने पत्रों के माय डियर को मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया और वह उसको खोलकर तभी पढ़ने में लग गई। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। यह भी भूल गई कि प्रमोद भी उनका कोई है और इस वक्त वह पास भी खड़ा है। काफ़ी देर के बाद उन्होंने वहाँ से आँख हटाई, खत को धीमे धीमे तह किया और मुझको देखा। मानो उस वक्त मुझे वो पहचान ही नहीं रही थी। मानो सब भूल गई कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबूझ भाव से मुझे देखते रहकर मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर दिया। मानो वह कुछ नहीं कर रही। जाने कौन करा रहा है। हल्के हल्के चैतन्य उन्हें लौटा। मानो उन्होंने अब कुछ कुछ जगत को पहचाना। थोड़ी देर बाद बोली, प्रमोद, अब तू वहाँ कभी मत जाना। तुझसे जवाब लाने को किसने कहा था? कभी किसी का कोई खत लाने की जरूरत नहीं है, समझा। मैं कुछ भी नहीं समझा था। वह बोली, तू इतना अनसमझ क्यों है प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? मैंने कहा, मैं जानता हूँ, जानता हूँ। बोली, तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है। मेरे दिल में आग लग रही है। मैं चुप था। तू जानता है दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच मैं नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुआ को देखकर, उनकी उस क्षण भर में होकर उसी क्षण बुझ जाने वाली अनबुझ मुस्कान को देखकर मेरे मन की पीड़ा बहुत घनी हो गई थी। मन में होता था कि किस तरह मैं उनके काम आ जाऊं कि उनका जी हल्का हो, और नहीं तो उनके गले लगकर फूट ही पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोशीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है? मैं कहना चाहता था कि शीला के भाई ने कहा है कि वह अभी 1 महीना यही है और कि वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन तभी बुआ ने कहा, जाकर यह शीला से कह देना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मृणाल का कॉल झूठा नहीं होता, मतलब जो बोलती वो करती है। बुआ ने यह ऐसे कहा कि मानो अभी काफ़ी नहीं हुआ, अभी तो और भी पक्की तौर पर अपने को समझाना है कि ऐसी हालत में मरना ही होगा, कुछ भी अन्य सोचना विचारना न होगा। उस समय उनको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद फूफा आएंगे और वह उन्हें ससुराल ले जाएंगे। ससुराल जाने के बारे में वो उत्साहित नहीं मालूम होती थी। ज्यों ज्यों जाने का दिन आता उनकी निगाह कुछ बनती सी जाती थी। जहाँ देखती रह जाती थी, जैसे सामने उन्हें और कुछ नहीं दिखता, बस भाग्य दिखता है और वह भाग्य चिन्हा नहीं जाता। ऐसी अपेक्षित पूछती हुई सी निगाह से देखती, मानो प्रश्न रोककर भी उत्तर मांगती हूँ कि मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि क्या। ये सब सोच विचार कर रही है उनकी फूफा मृणाल। अकेले रोज फूफा आने वाले थे। रात से बुआ की तबीयत गिरी गिरी हो रही थी। अपनी कोठरी में एक अनबिछे तक पर लेटी थी। मुझसे बोली, प्रमोद, कल मैं चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर दबा रहा था, दाबता रहा। बोली, अब रहने दे। मैंने कहा, दवा तो तुम खाती नहीं हो। सुनकर मेरी और उनकी दृष्टि बन गई। कुछ रुक कर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टरी पढ़ते हैं, मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तू उनसे ले आएगा। ये वो आप लोग का पार्ट 3, और इसके बाद पार्ट 4 आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।